Hi guys, welcome back. I'm Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture, I am going to discuss with you a beautiful story that is the Barbers Trade Union. And this story is written by the great Indian novelist and short story writer Mulk Raj Anand, who is famous for his novels Coolie. Okay, so in today's class we will discuss this story. जैसा कि आपको स्टोरी में दिख रहा है, बार्बर्स ट्रेड यूनियन. बार्बर्स मतलब नाइयों की, ट्रेड मतलब बिजनेस व्यवसाय, और यूनियन मतलब एक संगठन. तो ये स्टोरी नाइयों का एक संगठन है, उनके व्यापार का एक संगठन है, और ये संगठन कैसे बनता है उसके बारे में है. तो चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन को और इसकी समरी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see the introduction of the writer, then we will discuss about the introduction of the story, then we will discuss the summary of the story. Let's start. Mulk Raj Anand, prominent Indian author of novels, short story writer and critical essays in English. Mulk Raj Anand एक फेमस इंडियन ऑथर हैं. किस चीज़ के? नॉवेल्स के, शॉर्ट स्टोरीज के, इवन क्रिटिकल एसेज ऑल्सो, क्रिटिकल एसेज के भी. ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया. ही इज़ नोन फॉर, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक, वास्तविक और सहानुभूतिक. पोर्ट्रेयल मतलब वर्णन या चित्रण. किस चीज़ का? पुअर इन इंडिया. भारतीय समाज में जो पुअर क्लास है, जो लोअर क्लास है, उस क्लास की वास्तविक चित्रण के लिए या सहानुभूतिक चित्रण के लिए उनको जाना जाता है. मतलब उन्होंने अपने वर्क्स में हमारी सोसाइटी के रियल पिक्चर को प्रेजेंट किया है. He is considered for a founder of the English language Indian novel. उनको ये माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन नॉवल के फाउंडर वो हैं, या उनको इंडियन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में इंडियन नॉवल के फाउंडर के रूप में जाना जाता है. Along with Raja Roy, R.K. Narayan and Ahmed Ali, Anand is considered one of the pioneers of Indian writing in English. आनंद या मुल्क राज आनंद, राजा रॉय, आर के नारायण, अहमद अली, सब इंडियन नॉवलिस्ट राइटर्स हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. इनके साथ मुल्क राज आनंद को भी इंडियन राइटिंग के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है. मतलब कि इंडियन राइटिंग या इंडियन इंग्लिश राइटिंग में जो राइटर्स आए हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया है इंडियन इंग्लिश राइटिंग को, उनमें से मुल्क राज आनंद भी एक हैं. किसके साथ साथ? राजा रॉय के साथ, आर के नारायण के साथ और अहमद अली के साथ. मतलब इनको तो मार्गदर्शक के रूप में जाना ही जाता है, साथ ही साथ मुल्क राज आनंद को भी ऐसा माना जाता है. हिज वर्क्स अटेम्प्टेड टू कैप्चर द सोशल रियलिस्टिक ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनियल मास्टर. उसके जो वर्क्स हैं अटेम्प्टेड टू कैप्चर, किस चीज़ को कैप्चर करने के लिए जाने जाते हैं, या किस चीज़ को उसने कैप्चर किया है, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, किस चीज़ की पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट किया है? सोशल रियलिटीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया. भारतीय समाज के रियलिटी को किस टाइम के? ब्रिटिश इंडिया के टाइम के, अंग्रेज़ों के टाइम के भारत के जो इंडियन सोसाइटी है उसके रियलिस्टिक पिक्चर को या रियल पिक्चर को हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए उनको जाना जाता है. अ प्रोलिफिक राइटर, Anand first gained
wide recognition for his novel Untouchable, Coolie, both of which examined the problems of poverty in Indian society. एक फेमस, एक इम्पॉर्टेंट राइटर, इंडियन राइटर होने के साथ साथ उनको फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, पहली बार जब वो फेमस हुए तो अपने कुछ नॉवेल्स की वजह से फेमस हुए। वो नॉवेल्स कौन कौन से थे? जैसे कि अनटचेबल, अनटचेबल जैसा कि आप समझ सकते हो कि अछूत, एंड कुली, ये दोनों के दोनों नॉवेल एग्जामिन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं किसको? प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या को भारतीय समाज में जो गरीबी की समस्या है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं ये दोनों के दोनों नॉवेल्स। आगे देखते हैं। अब बात करें इस स्टोरी की, तो इन बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद वी हैव द थीम ऑफ क्लास, अपीयरेंस, अलाइनेशन, एरोगेंस, इंजेनिटी, इंडिपेंडेंस, एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, कंट्रोल एंड फ्रीडम। इस स्टोरी में हमें ये सारे जो वर्ड हमने अभी ऊपर देखे इनसे रिलेटेड थीम्स देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम लास्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, सारे डिटेल में हैं। आगे देखते हैं। टेकन फ्रॉम हिज सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ यंग unnamed boys, and after reading the story the reader realizes that Anand may be exploring the theme of class। ये उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से ली गई स्टोरी है। कौन सी स्टोरी? द बार्बर ट्रेड यूनियंस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से ली गई स्टोरी है और ये फर्स्ट पर्सन में नरेट की गई है, मतलब फर्स्ट पर्सन के द्वारा नरेट किया गया है। लेकिन किसके द्वारा नरेट किया गया है? इट इज़ अननेम्ड, मतलब ही इज़ अननोन। किसने स्टोरी को एक्सप्लेन किया है इसके बारे में नहीं बताया गया है। एंड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, और स्टोरी पढ़ने के बाद रीडर ये रियलाइज कर सकता है कि आनंद ने या मुल्कराज आनंद ने इस स्टोरी में थीम ऑफ क्लास के बारे में बात किया है। मतलब कैसे वर्ग, कैसे ग्रुप या कैसे हमारे समाज में वर्ग का बंटवारा है और कैसी उनकी कंडीशन है। एट अ टेंडर एज चंदू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी या द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी, एट अ टेंडर एज मतलब अपने युवावस्था में ही एम्बार्क्स अपॉन मैच्योर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर क्या आ जाता है? मैच्योर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैच्योर पर्सन की तरह डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। एवरी मॉर्निंग चंदू हैज़ टू मेक ड्यूटीज़ इन द विलेज फॉर शेविंग एंड हेयर कटिंग। हर मॉर्निंग में, प्रत्येक सुबह वो जो चंदू है वो क्या करता है? विलेज में जाता है और वहाँ के शेविंग और हेयर कटिंग का काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चंदू इज़ द सन ऑफ बार्बर, एक नाई का बेटा है और वो हर सुबह गांव में जाकर के अपने इस जॉब को कंप्लीट करता है। ऑल गोज वेल एंड द सेट ऑर्डर इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड अनलेस चंदू स्टार्ट गोइंग टू द तालुका फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। सब कुछ गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब तक जब तक चंदू विजिट नहीं करने लग जाता, जाने नहीं लग जाता। कहाँ? तालुका मतलब कस्बे में या शहर में। किसके लिए? अपने बिजनेस के सिलसिले में। तब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे जाता है तालुका या कस्बे टाइप में, ही ऑब्जर्व सर्टेन नोवेल्टीज़ देयर, वहाँ पे वो कुछ अच्छे व्यक्तियों को देखता है। पर्टिकुलरली द क्लोथिंग ऑफ डॉक्टर कलान खान, a white turban, a white rubber coat and a leather bag in his hand। और मेनली वो किससे फैसिनेट होता है, किसको ज़्यादा देख के अट्रैक्ट होता है? द क्लोथिंग या कपड़े किसके? कलान खान जो एक डॉक्टर है और उसने क्या पहन रखा? वाइट टर्बन, सफ़ेद पगड़ी, वाइट रबर कोट, एक वाइट कोट पहन रखा है उसने, एंड अ लेदर बैग इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लेदर बैग भी है। ही इज़ uncontrollably
फैसिनेटेड टुवर्ड्स द अटायर, वो अनियंत्रित रूप से मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ या मंत्रमुग्ध हो गया उसके अटायर, उसके कपड़ों से या उसके पहनावे से। ही हैज़ अट्रैक्शन फॉर द मेडिकल प्रोफेशन एज ही हैज़ गिवन सम मेडिकल टिप्स फ्रॉम हिज फादर, वो मेडिकल प्रोफेशन की तरफ भी अट्रैक्ट होता है क्योंकि कुछ मेडिकल टिप्स उसके फादर ने भी उसको दिए थे, इसलिए वो मेडिकल प्रोफेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। चंदू अब जैसे वो वहाँ पे जाता है, उसको अट्रैक्ट होता है डॉक्टर के कपड़ों से, तो वहाँ पे से उसको कुछ कपड़े मिल जाते हैं या वो कुछ कपड़ा ले लेता है वहाँ से। चंदूज न्यू अटायर ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट क्लेमर एंड चाउस इन द विलेज, और जैसे वो नए कपड़ों को पहन करके विलेज में पहुंचता है, उसके नए कपड़ों को देख करके पूरे गांव में एक तहलका सा मच जाता है, एक शोरगुल सा होने लग जाता है। ही अप्रोचेज द लैंडलॉर्ड्स हाउस इन सेम अटायर, वो इसी कपड़ों में लैंडलॉर्ड के घर पे जाता है। द लैंडलॉर्ड, अ थिंकर ऑफ रिजिडिटी एंड ऑर्थोडॉक्सी, हैव सीन चंदू इन द न्यू रॉब्स ह्यूमिलिएट्स चंदू इन फॉलेस्ट टर्म। लैंडलॉर्ड जो था वो पुरानी थिंकिंग रखने वाला था, रूढ़िवादी विचारधारा वाला था, और जैसे उसने चंदू को ऐसे कपड़ों में देखा, वो रॉब मतलब कपड़े, उसको ह्यूमिलिएट, उसको शर्मसार करने लग गया, उसको प्रताड़ित करने लग गया। फाउलेस्ट टर्म, बुरे भले शब्दों में या गाली गलौज वाले शब्दों में। द लैंडलॉर्ड स्कॉल्ड्स चंदू बाई कॉलिंग, वो उसको प्रताड़ित करता है ये कहते हुए, द सन ऑफ अ पिग गेट आउट गेट आउट, सुअर के बच्चे भाग यहाँ से भाग यहाँ से। यू विल डिफाइल माई रिलीजन, तुम जो है मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दोगे, ऐसा कहते हुए वो उसको वहाँ से भगा देता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट इनोसेंट लो कास्ट पीपल लाइक चंदू आर ऑलवेज ट्रीटेड विद ह्यूमिलिएशन फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, और ये फैक्ट की बात है कि लो कास्ट पीपल जैसे कि चंदू है, इन लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। द कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑलवेज प्रेफर्स इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो ये संकीर्ण समाज है हमारा, और ये हमेशा ही इनजस्टिस और ऑपरेशन का काम करता है, अन्याय का और दबाने का काम करता है। चंदू इज इम्पेल्ड टू रियलाइज दैट ड्यू टू his being a low caste boy he is not entitled to such happiness, और इन सब की वजह से चंदू जो है मजबूरन ही इस चीज़ को रियलाइज़ करने पे बाध्य होता है या सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि एक लो कास्ट बॉय होने के कारण वो इन सारी खुशियों के लिए योग्य नहीं है या ये सारी खुशियाँ उसको नहीं मिल सकती। ही रियलाइज दैट ही इज़ कंटिन्यूअली बाउंडेड टू सर्व द अपर कास्ट सोसाइटी, उसने रियलाइज़ किया कि वो लगातार अपर क्लास सोसाइटी की सेवा करने के लिए बाउंड है या बाध्य है। दिस इज़ हिज स्टबर्न डेस्टिनी एंड दैट ही इज़ बाउंड टू बी इन इट, और उसने ये स्वीकार कर लिया कि ये उसका निश्चित भाग्य है या कठोर भाग्य है, और वो इस भाग्य से जुड़ा हुआ है, इससे दूर नहीं हो सकता। The village साहूकार too goes one step ahead and deals with चंदू in harshest possible term, और जो विलेज का साहूकार है वो तो एक कदम और आगे बढ़ जाता है, मतलब चंदू को प्रताड़ित करने के लिए, उसको बुरा भला कहने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाता है। उसने बहुत कठोर शब्दों में चंदू को कहा, यू लिटिल स्वाइन यू गो ऑन डिस्टिंग्विश योर सेल्फ एज अ क्लॉन, यू लिटिल स्वाइन, छोटे सुअर, तुम अपने आप को क्लॉन के रूप में अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा पंडित परमानंद, द कीपर ऑफ द विलेज श्राइन, जो कि विलेज श्राइन या गांव के मंदिर का रखवाला है, ऑल्सो बुलीज सेइंग, उसको और बुरा भला कहता है ये कहते हुए कि ही इज़ लो कास्ट डेविल, एक निम्न जाति का शैतान है। ही इज़ रोग, बिल्कुल ही बकवास है, शैतान है। चंदू इज थ्रोली ह्यूमिलिएटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट दिस ट्रीटमेंट, चंदू
पूरे गांव में क्या किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको शर्मसार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस ट्रीटमेंट से। हिज कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ कोर्स ऑफ रिवेल्ट, और उसने ये जो कोर्स किया या ये जो एक्शन लिया कपड़ा चेंज करने का, ऐसा लग रहा था कि ये विद्रोह का ही एक्शन है, या लोगों के लिए विद्रोह की भावना लेकर के आया है, या लोगों के प्रति वो विद्रोह कर रहा है। ही डिजायर्स टू चेंज हिज फेट एंड फेट ऑफ हिज फेलो। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने भाग्य को बदलेगा और अपने जो साथी भाई हैं, फेलो ब्रदर्स हैं, उनको भी बदलेगा या उनके भाग्य को भी बदलेगा बाय वे ऑफ ओवरकमिंग हिज प्रेडिक्टमेंट। वो अपने निर्णित या अपने डिसाइडेड भाग्य से बाहर निकल के वो अपने इस भाग्य को बदल करके दिखाएगा। डिस्पाइट हिज बीइंग अ mere barber boy, he has ability to outwit and overcome others। एक नाई का लड़का होने के बावजूद भी उसके अंदर एबिलिटी थी कि वो अपने इन सिचुएशन से बाहर निकल करके आए। विद अ व्यू ऑफ टीचिंग द ऑर्थोडॉक्स idiots a lesson, he ceases to dance attendance to the village notables and the others for shaving and hair cutting। With a view of teaching the orthodox idiots a lesson, एक विचार, कैसा विचार कि हमारे गांव के जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा के इडियट्स हैं, जो मूर्ख हैं, उनको एक लेसन सिखाना है। इस विचार के साथ ही उसने गांव में विजिट करना बंद कर दिया, गांव में जाना बंद कर दिया, लोगों के शेविंग बनानी बंद कर दी, लोगों के हेयर कटिंग बंद कर दिया। इंस्टेड ही फ्रिक्वेंट द टाउन फॉर अर्निंग। इसके साथ साथ वो मोस्टली कहाँ जाता था, टाउन में जाता था, किसके लिए, अपनी अर्निंग के लिए। विद इन अ फ्यू डेज द आउटकम इज ईजिली विजिबल, कॉजिंग अ ग्रेट प्रॉब्लम एंड इनकन्वीनियंस। कुछ ही दिनों में जो रिजल्ट था वो ईजिली देखा जा सकता था, और इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, एक असुविधा क्रिएट कर दी थी पूरे गांव में। क्या? चंदू इज सो श्रीव्ड एंड कनिंग दैट ही हैज़ ऑलरेडी हैड हिज वर्का काउंटर पार्ट इन हिज लीग। चंदू इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने अपने बचाव के लिए एक लड़का तैयार कर रखा था जिसका नाम था वर्का, ताकि वो उसके अनुपस्थिति में वहाँ छोटा मोटा काम वो देखता रहे। फिर क्या होता है आगे? द रिजल्ट इज दैट द लैंडलॉर्ड लुक्स हॉरी एंड हिज वाइफ हैज़ इवन थ्रेटेंड टू लीव हिम। और रिजल्ट ये आया कि जो लैंडलॉर्ड था, जिसने उसको सुअर का बच्चा बोला और बहुत बुरा भला कहा, भागने के लिए बोला, वो लैंडलॉर्ड पूरे जंगल जैसा, मतलब उसके शरीर पर बाल ही बाल, उसके पूरी दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी, हॉरी दिखने लग गया था, बाल ही बाल दिखाई दे रहे थे। और उसकी वाइफ ने तो उसको धमका दिया था कि अगर तुम सही से नहीं दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। द साहूकार लुक्स लाइक अ लेपर विद ब्राउन टिंग्स ऑफ टोबैको ऑन हिज मॉइस्चर्स। और जो साहूकार था वो लेपर की तरह दिखाई दे रहा था, कोढ़ी की तरह, कुष्ठ रोगी की तरह दिखाई दे रहा था। कैसे? क्योंकि वो ब्राउन टिंग, एक भूरी भूरी धार या धब्बा, उसके किसका धब्बा था ये? टोबैको, तंबाकू का भूरा भूरा धब्बा उसके मूँछों पर फैला हुआ दिखाई दे रहा था। द एल्डर्स ऑफ द विलेज बिकम अ स्टॉक सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। और पूरे गांव के जो बड़े बड़े लोग थे वो लाफ्टर का सब्जेक्ट बन गए थे, लोग उनके ऊपर हंसने लग गए थे। क्यों? सबकी दाढ़ी मूँछ बढ़ गई थी और अजीब अजीब से दिखने लग गए थे, तो लोग सब उस पर हंस रहे थे। चंदू वेरी कन्वीनियंटली सक्सेस इन हिज प्लान ऑफ नॉन कॉपरेशन। और चंदू बहुत आसानी से अपने इस नॉन कॉपरेशन जो रिवोल्ट था, इसमें वो सक्सेस हो जाता है, अपने इस प्लान में सक्सेस हो जाता है। द विलेजर्स अप्रोच द बार्बर एट वर्का विद अ डबल मनी ऑफर बट इन वैन। और जो बार्बर हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो क्या करते हैं? डबल मनी लेकर के जाते हैं कि बार्बर उनकी कटिंग वगैरह कर दे, लेकिन ऑल इज इन वैन, सारी चीज़ें व्यर्थ रहती हैं, कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती। द विलेजर्स लर्च अंडर द न्यू सिचुएशन वाइल चंदू मेक्स हे इन द टाउन।
जो विलेजर्स थे वो मझधार में लटके हुए थे, एक नई सिचुएशन में लटके हुए थे, जबकि चंदू जो था वो खुशियों में ज़िंदगी जी रहा था, मतलब खुशी में था। कहाँ? टाउन में। He summons all the barbers in the region of 7 miles and convinces them that it was high time that all the elders came to them and that they must stop dancing attendant to them. चंदू ने अपने गांव के सारे बार्बर्स को 7 मील की दूरी एरिया में या 7 मील के क्षेत्र में उन सबको बुलाता है, मतलब सबको वहाँ बुला लिया, लोगों की वहाँ दुकान वगैरह खुलवा दी और उन लोगों से ये कहा कि हमारे लिए बहुत अच्छा समय है या हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है कि ये जो सारे एल्डर्स हैं, जो सारे बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कहाँ आ गए हैं? वहाँ आ गए गांव में, उनके पास या उनके सामने झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, और उन सबको वहाँ बुला लेता है और उनसे ये भी कहता है कि मस्ट स्टॉप डांसिंग अटेंडेंट टू देम, हमें उन लोगों के सामने घूमना या उन लोगों को अटेंड करना बंद कर देना चाहिए। एंड दस दे लॉन्च इनटू राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। उन्होंने एक यूनियन बनाई, कौन सी? राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून। उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया और गांव में लोगों को अटेंड करना बंद कर दिया। Thus they become the pioneer and messenger of the new era of freedom and justice. इस तरह से वो लोग मार्गदर्शक और एक संदेशवाहक बन जाते हैं नए युग की तरफ। और वो नया युग किसका है? फ्रीडम और जस्टिस, न्याय और स्वतंत्रता के नए युग में वो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। चंदूज विक्ट्री एज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस especially in the backdrop of the orthodox and inhuman tradition in the Indian society. चंदूज विक्ट्री, और चंदू की ये जो विक्ट्री है एज्यूम्स, ऐसे माना जाता था कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। किसके लिए? जो पुराने ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा वाले हैं, ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा वाले हैं, और साथ ही साथ जो अमानव हैं उनके लिए वो एक क्या हो गया? सिग्निफिकेंट का काम कर रहा है। और हिज ड्रीम्स रिस्टोर जजमेंट टू द सिचुएशन, और उनकी जो ये सफलता है वो रिस्टोर लेकर के आती है जजमेंट टू द सिचुएशन, उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए एक जजमेंट लेकर के आती है, मतलब एक न्याय लेकर के आती है। इट इज़ नॉट अ विन विच बिलोंग्स ओनली टू चंदू, केवल चंदू से ही रिलेटेड ये विन नहीं थी या उसकी सफलता ही नहीं थी। इट इज़ ए विक्ट्री ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी, मोरलिटी एंड रिन्यूअल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ये चंदू की सफलता नहीं थी, बल्कि ये सफलता किसकी थी? जस्टिस की, न्याय की। ये सफलता किसकी थी? इक्वलिटी की, समानता की। ये सफलता किसकी थी? मोरलिटी की, नैतिकता की। साथ ही साथ रिन्यूअल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी की सफलता थी, मानवीय गुणों की सफलता थी, मानवीय सम्मान की सफलता थी। देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चंदू एंड मुल्क राज आनंद अदर प्रोटैगनिस्ट लाइक बखा एंड मुन्नो। अगर हम मुल्क राज आनंद के कैरेक्टर्स के बारे में देखें, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, इसमें कौन है? चंदू है। उसके अदर कैरेक्टर्स जैसे बाखा और मुन्नू को देखें तो देयर इज़ सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। क्या? दे वुड हैव विल्टेड, सबमिटेड एंड स्कम्ब टू द सर्कमस्टेंसेज एज अ नॉर्मल क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज वुड हैव। बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो परिस्थितियों के सामने झुकने वाले थे, परिस्थितियों से समझौता करने वाले थे। बट चंदू इज़ इंटायरली अनलाइक देम, लेकिन चंदू बिल्कुल उन लोगों से अलग था। ही इज़ 1 in hundreds and 100 in 1, वो 100 में से एक था और 100 पर एक था। He is representative of the modern man in the modern world, वो इस मॉडर्न आधुनिक समाज में आधुनिक व्यक्तियों का एक रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब मार्गदर्शक था। चंदू इंसल्टेड एंड affronted through, instead of giving
into the village superiors adopts a course of action with a view teaching the idiots a lesson. मतलब चंदू अपने गांव में इंसल्ट होने के बाद भी अपने सीनियर्स के, अपने एडल्ट्स के, अपने एल्डर्स के, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुकने के बजाय उसने एक नया कोर्स अडॉप्ट किया, एक नया रास्ता चूज किया एंड डिसाइडेड टू टीच अ लेसन द ऑर्थोडॉक्सी इडियट्स। और उसने एक नया लेसन सिखाने के लिए डिसाइड किया जो ऑर्थोडॉक्स की विचारधारा रखने वाले थे, जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उस गांव में थे। सो बच्चों, अपना ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी जिसको आप लोगों ने पढ़ा और देखा, सुना, समझा। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप एक बार वापस से इसको रिवाइज कीजिए, वापस से सुनिए। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।